उसे बेचैन कर जाऊंगा मैं भी, खामोशी से गुजर जाऊंगा मैं भी। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। क्या देश में सियासत एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में बट गई है? क्या देश में 90 के दशक की राजनीति का वो दौर लौट सकता है जब नामी गिरामी नेताओं को नेतृत्व के नए उभार ने चुनौती दी थी? क्या 2024 में बीजेपी की हार की पटकथा 2022 के चुनाव से लिखनी शुरू हो जाएगी? क्या यूपी चुनाव एक बार फिर देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला निर्णायक मोड़ साबित होगा? क्या बीजेपी की मौजूदा बगावत असल में उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके खात्मे के लक्षण बता रही है? क्या हिंदुत्व की राजनीति इस बार बीजेपी के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी की तरह साबित होगी? तो ये सारे सवाल इस वक्त राजनीतिक विश्लेषकों और चिंतकों के सामने हैं। हिंदुस्तान धर्म, भाषा, जाति और खान पान में विविधताओं के कारण हमेशा ही दुनिया में अजूबे की तरह देखा जाता है, लेकिन अब तो यहाँ की राजनीति भी किसी अजूबे से कम नहीं लग रही है। जिस हिंदुत्व के बूते बीजेपी की राजनीति परवान चढ़ी, नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट बनकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, जहां अपने 7 सालों के शासन के दौरान उन्होंने जनता से किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, केवल झूठे सपने दिखाए, खोखले दावे किए, फिर भी धर्म की रक्षा के नाम पर सत्ता पर काबिज रहे। उन्हीं मोदी जी को और उनकी पार्टी बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यूपी में उन्होंने कहां कौन सी गलती कर दी है कि कमल की पंखुड़ियां मुरझाने लगी हैं। जाति, धर्म और सांप्रदायिकता का कीचड़ तो खूब फैलाया गया है, लेकिन फिर भी सत्ता का कमल खिल पाएगा, ऐसे आसार बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। हिंदुत्व की उग्र राजनीति की जगह एक बार फिर छोटे दलों और पिछड़ी जातियों की राजनीतिक अंगड़ाई ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। तो दोस्तों, आज आईने की नजर से बीजेपी की इसी बेचैनी की पड़ताल करेंगे। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार यूपी में कमंडल पर मंडल क्यों भारी हो गया है, इसमें समाजवाद की क्या जगह है और किस तरह समाजवादी पार्टी इसमें सत्ता हासिल कर सकती है। लेकिन शुरुआत करते हैं देश में मंडल और कमंडल की राजनीति के शुरुआती दौर से। 9वीं लोकसभा यानी 1989 के लोकसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। एक तरफ शुरू हुआ गठबंधन सरकारों का दौर और दूसरी तरफ परवान चढ़ी मंडल और कमंडल की राजनीति। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए वीपी सिंह ने नए अवसरों के द्वार खोल दिए। वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण पर बनी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। आपको बता दूं कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन बनाया था। 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसकी सिफारिशों को 10 साल बाद अगस्त 1990 में वीपी सिंह ने लागू किया। लेकिन कई लोगों के मुताबिक वीपी सिंह ने अपनी मंडल की राजनीति में जाति विभेदों को और बढ़ावा दिया। आरक्षण विरोधी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए वीपी सिंह नए मसीहा बनकर उभरे। देश भर में छिड़ी आरक्षण की बहस ने जहां पिछड़े वर्ग को अपनी पहचान का एहसास दिलाया, वहीं इसने उन लोगों का काम आसान कर दिया जो इस वर्ग को राजनीति में लाना चाहते थे। पिछड़े वर्ग को अच्छी शिक्षा, रोजगार के वायदे के साथ कई नई पार्टियां इस दौर में अस्तित्व में आई। वीपी सिंह के कारण देश की राजनीति में अगड़े और पिछड़ों के बीच नई तरह की खींचतान शुरू हुई। उधर 25 सितंबर 1989 को लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत की और देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव बढ़ाने की कोशिश की। बीजेपी ने राम मंदिर का नारा उछाला और मंडल पर कमंडल की राजनीति के साथ सत्ता में आगाज किया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में वीपी सिंह ने जनता दल के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में नहीं लिया, जिससे पार्टी में आंतरिक मतभेद गहरे हो गए। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर वीपी सिंह पिछड़ों का सर्वमान्य नेता बनना चाहते थे, लेकिन मंदिर बनाम मंडल की लड़ाई में वीपी सिंह हाशिए पर चले गए, जबकि राजनीति के दूसरे खिलाड़ी मैदान में आ गए। हिंदू बनाम मुस्लिम में बटे राजनीतिक समीकरणों से भाजपा ने केंद्र में मुख्य विपक्षी दल का रुतबा हासिल कर लिया। इधर जनता दल में कलह तेज होती गई और एक गुट वीपी सिंह से इस्तीफा मांगने लगा। कांग्रेस ने वीपी सिंह के अलावा किसी को भी प्रधानमंत्री बनाने पर बिना शर्त समर्थन देने की पेशकश कर दी। आखिर जनता दल टूट गया। चंद्रशेखर, देवीलाल, सत्यप्रकाश मालवीय, राजमंगल पांडे ने जनता दल एस नाम से एक नई पार्टी बना ली। मुलायम सिंह भी इसमें थे। वीपी सिंह बतौर प्रधानमंत्री 1 साल भी नहीं पूरा कर पाए। 9 नवंबर 1990 को वीपी सिंह ने कहा कि वे सामाजिक न्याय के पक्ष में और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में अपनी गद्दी कुर्बान कर रहे हैं। उनकी जगह कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे।
इधर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार चलाई। कांग्रेस के लगातार दबाव के चलते मार्च 1991 में चंद्रशेखर ने त्यागपत्र दे दिया। वहीं अप्रैल 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी त्यागपत्र सौंप दिया। मुलायम सिंह यादव ने भी यूपी की आबादी में लगभग 19% की हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिमों के साथ ही 54% की हिस्सेदारी रखने वाले पिछड़ों में 20% की भागीदारी वाले यादव बिरादरी पर नजर गड़ाते हुए राजनीतिक भविष्य की तलाश शुरू कर दी। अयोध्या में कार सेवा को लेकर सख्ती, कार सेवकों पर गोली चलवाने के कारण मुलायम के नाम के आगे मुल्ला जैसे शब्द जुड़ गए थे। मुलायम ने इसे ही अपनी राजनीतिक ताकत बनाने की ठानी। उन्होंने यादव मुस्लिम समीकरण पर काम करते हुए भाजपा का जबरदस्त विरोध करने की रणनीति बनाई। तो एक तरफ मंडल कमंडल की राजनीति और दूसरी तरफ उदारीकरण की आर्थिक नीति के बीच 1991 के चुनावी नतीजे आए। यूपी में उस समय विधानसभा की 425 सीटें थीं, जिसमें भाजपा ने 221 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। मुलायम सिंह यादव की पार्टी 34 सीटों के साथ चौथे नंबर पर रही। तब वो जनता पार्टी में थे। केंद्र में कांग्रेस ने भले वापसी कर ली हो, लेकिन प्रदेश में कुछ खास नहीं कर पाई। यूपी में बीजेपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बाबरी मस्जिद को तोड़ने से लेकर हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ने वाली बीजेपी की राजनीति परवान चढ़ी। इसके बाद देश की राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुत से राजनीतिक प्रयोग हुए, लेकिन इनके बीच यूपी में मंडल बनाम मंदिर और मंदिर बनाम मस्जिद के मुद्दे के इर्द गिर्द ही राजनीति चलती रही। बसपा, समाजवादी पार्टी, बीजेपी सबके सोशल इंजीनियरिंग के तरीके और पैमाने अलग अलग थे, लेकिन इन पैमानों को अब फिर से परखने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि 30 साल बाद 2022 में एक बार फिर यूपी की राजनीति में अगड़ों और पिछड़ों के बीच मुकाबला दिख रहा है। यूपी की सियासत में मंडल बनाम कमंडल का मुद्दा नए सिरे से खड़ा हो गया है। बीते कुछ दिनों से इसकी झलक देखने मिल रही है। योगी सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया और उनके साथ बीजेपी छोड़ने वाले विधायकों की गिनती बढ़ने लगी। अब तक बीजेपी के 14 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। ये सब कुछ टिकट बंटवारे की घोषणा से ठीक पहले हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य गुट का दावा है कि अभी और इस्तीफे होंगे। उनके साथ जाने वाले मंत्री और विधायकों की लिस्ट लंबी है। ऐसा नजर आ रहा है कि इन चुनावों में बीजेपी जातीय अंकगणित के पर्चे में फेल हो सकती है। बीजेपी ने अब तक जितनी भी रैलियां और सभाएं की, सब में हिंदुत्व के राग को ही छेड़ा। सीएम योगी ने पिछले चुनावों में शमशान बनाम कब्रिस्तान के मुद्दे को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की। बार बार अपने भाषणों में कब्रिस्तान के लिए जमीन देने का तंज सपा पर कसा। यूपी सरकार के विज्ञापनों में दाढ़ी, टोपी और आंखों में काजल वाले किरदारों की नकारात्मक छवि पेश की गई। कभी उन्हें गुंडे कहा गया, कभी माफिया। मथुरा, अयोध्या और काशी के मुद्दे इस बार यूपी में बीजेपी की चुनावी रैलियों में केंद्र बिंदु में रहे। पीएम मोदी ने 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। पिछले साल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया और बीजेपी का बस चले तो इस साल मथुरा का एजेंडा भी पूरा कर दे। इन सब से बीजेपी की हिंदू राष्ट्र वाली राजनीति को तो बल मिलेगा, लेकिन यूपी की सियासत में बीजेपी पिछड़ जाएगी, क्योंकि हिंदुत्व का इतना डोज यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग पचा नहीं पा रही है। मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ने वालों में अधिकतर ओबीसी नेता हैं और वे सब बीजेपी पर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप लगाकर निकले हैं। बीजेपी के लिए इन आरोपों की काट तलाशना कठिन है। तो हिंदुत्व की राजनीति को ज्यादा खींचकर बीजेपी अपने ही जाल में उलझ चुकी है। इधर मौर्य समेत कई नेता समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार बनाए दलित और पिछड़े, मलाई खाएं वो अगड़े 5% लोग। आप नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, मैं कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह ऐलान बताता है दोस्तों कि यूपी में लड़ाई इस बार सवर्ण और पिछड़ों की ओर जाती हुई दिख रही है। इस बार चुनाव में एक फ्रेम में कई सारे पिछड़े वर्ग के नेता दिखाई दे रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि मेला हो गया है और अब खेला होने वाला है, यानी कि खेला होने की बारी है। और इस बार खेल के कैप्टन अखिलेश यादव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट का बार बार उदाहरण दे रहे हैं अखिलेश यादव, आप याद कीजिए। मुलायम सिंह यादव के MY फॉर्मूला जो है, M+Y फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने MY+ का फॉर्मूला बना दिया है, यानी मुस्लिमों और यादवों के साथ अब अन्य पिछड़ी जातियों को अखिलेश यादव लेकर आ गए हैं।
अखिलेश यादव के एमओआई समीकरण की काट ढूंढने के लिए 2 दिन तक बीजेपी ने मैराथन बैठकें की। माना जा रहा है कि उन बैठकों में चर्चा टिकट बंटवारे को लेकर हुई, लेकिन उम्मीद थी कि बीजेपी इन बैठकों के अखिलेश के फॉर्मूले से उभरी चुनौती की काट ढूंढ लेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले खबर थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब यह तय है कि उन्हें गोरखपुर के रास्ते विधानसभा पहुंचना होगा। यानी बीजेपी ने योगी के मामले में किसी किस्म की जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा। वैसे भी उनके पास हिंदुत्व के अलावा विकल्प कम ही हैं। पिछड़े अभी तक एक मंच पर एक साथ नहीं खड़े थे। 2014 में आम चुनाव गुजरात मॉडल यानी विकास के मुद्दे पर लड़ा गया, जिसमें हिंदुत्व तो अटैच था ही। 2017 के यूपी चुनाव, फिर 2019 के आम चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाया। इसमें पिछड़े भी हिंदू हो गए थे, जाटव भी हिंदू हो गए और यादव भी हिंदू हो गए थे। लेकिन इस बार मामला अलग है। पिछड़ा हो, दलित हो या अति पिछड़ा हो, अब सबको लगने लगा है कि बीजेपी हमेशा घूम फिर कर हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट आती है। इस वजह से इस बार हिंदुत्व कार्ड उस तरह नहीं चलने वाला जैसा 2019 में चला था और जैसा बीजेपी फिर से चाह रही है। इधर एक बड़ी जमात जो पहले बीजेपी की तरफ गई थी, वो भी अब मोहभंग की स्थिति में है। इसमें महिला सुरक्षा और युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दे भी अहम हो गए हैं। अखिलेश यादव ने शुरू में बेरोजगारी, कोरोना काल का कुप्रबंधन और महंगाई के मुद्दे उठाए, साथ ही अपने कार्यकाल के विकास कार्यों की भी लोगों को याद दिलाई। अब वो जाति के कार्ड को भी चल रहे हैं। तो मंडल की राजनीति के बाद यूपी में ओबीसी एक अहम वोट बैंक के तौर पर उभरा। उसमें भी पिछले 10-15 सालों में यूपी में ओबीसी में 2 हिस्से दिखने लगे हैं। एक ओर है डोमिनेंट ओबीसी यानी यादव और दूसरी ओर है नॉन डोमिनेंट ओबीसी यानी मौर्य, लोध, शाक्य, ऐसी जातियां जो हैं वो हैं नॉन डोमिनेंट में। यूपी में ओबीसी वोट लगभग 35 से 45% या कहें तो 50-54% भी है, जिसमें डोमिनेंट यादव ओबीसी 10 से 15%, कुछ लोग तो बोलते हैं कि 20% के आसपास है। वहीं बाकी के 25 से 35% नॉन डोमिनेंट ओबीसी हैं। 2014 और 2019 के आम चुनाव और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे सवर्णों के साथ साथ नॉन डोमिनेंट लोअर ओबीसी बहुत बड़ा कारण रहे हैं। आपको बता दूं कि 2009 से पहले तक बीजेपी के पास 20-22% ओबीसी वोटर थे। वहीं साल 2014 में जब मोदी उभार पर थे, ओबीसी वोट 33 से 34% हो गए। साल 2019 में यानी कि मोदी जी के दूसरे लोकसभा चुनाव जो 14 के बाद 19 वाला था, उसमें यह बढ़कर 44% हो गए। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को लगभग 39% वोट शेयर मिला था, जिसमें कुर्मी और कोयरी के साथ साथ नॉन डोमिनेंट ओबीसी ने भी भारी संख्या में बीजेपी का साथ दिया था। लेकिन अब सारे समीकरण दोस्तों बदलते हुए दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ओबीसी का न केवल बीजेपी से मोहभंग दिख रहा है इस बार, बल्कि वो सपा को मजबूत कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव से ठीक पहले मकर संक्रांति के दिन लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें देखने को मिली, वो बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी हैं। एक मंच पर एक साथ अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य एक दूसरे को साफा पहनाकर स्वागत कर रहे थे, तो दूसरी ओर समर्थकों का हुजूम भी देखने लायक था। सपा ने इसे एक वर्चुअल आयोजन का नाम दिया था, लेकिन देखते ही देखते पार्टी कार्यालय के बाहर समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हो गया, जो बदलाव के संकेत दे रहा था। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। इस बुलंद नारे के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य लाल टोपी पहनकर साइकिल पर सवार हो गए और अखिलेश यादव के साथ 10 मार्च की ओर निकल पड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। आज भाजपा के खात्मे का शंखनाद बज गया है। भाजपा ने देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झोंकी है और जनता का शोषण किया है। अब भाजपा का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा के बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, आज हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, उन्हें नींद ही नहीं आ रही है। तो एक ओर भाजपा के खात्मे का शंखनाद मौर्य ने किया, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। वहीं अखिलेश यादव ने क्रिकेट की भाषा में तंज कसते हुए कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, इनका सूपड़ा साफ हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सियासी मैदान में भारतीय जनता पार्टी लगातार कैच छोड़ रही है और हिट विकेट हो रही है। तो अखिलेश यादव ने राजनीति की पिच पर फिलहाल बीजेपी से बढ़त हासिल तो कर ली है, ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन इस बढ़त को आखिरी बॉल तक वो जीत में कैसे तब्दील करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दूसरी टीम के जिन खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है,
कहीं वे चुनाव आते आते मैच फिक्सर न साबित हो जाए। मतलब अगर टिकट और सत्ता की आस में जिन विधायकों ने पाला बदलकर साइकिल का हैंडल थामा है, क्या उन सबको अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाएंगे? अगर नए लोगों को टीम में जगह दी है तो फिर पुराने लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे अखिलेश यादव? यह भी देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए सभी विधायकों को ये उम्मीद है कि सपा में उन्हें सम्मानजनक स्थान और मनचाही सीट मिलेगी। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे उत्कृष्ट के लिए भी टिकट चाहते हैं। 2017 में उत्कृष्ट ने बीजेपी की टिकट पर ऊंचाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। उत्कृष्ट को समाजवादी पार्टी के पुराने नेता मनोज पांडे ने करीब 2000 वोटों से हराया था। इससे पहले 2012 विधानसभा चुनाव में भी मनोज पांडे उत्कृष्ट को हरा चुके हैं। मनोज पांडे ने अब भी ऊंचाहार से ही चुनाव लड़ने का दावा किया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को खुश रखने के लिए उत्कृष्ट के लिए समाजवादी पार्टी को नई जगह ढूंढनी होगी, वो भी बिना किसी को नाराज किए हुए। इसी तरह धर्म सिंह सैनी ने 2017 में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर सहारनपुर की नकुर विधानसभा सीट से लगभग 94,000 मतों से बड़ी जीत हासिल की थी। उनके सामने 2012 और 2017 दोनों बार सहारनपुर के बड़े नेता इमरान मसूद थे। मसूद पहले कांग्रेस में थे और पिछले दिनों कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब सहारनपुर से सैनी या मसूद किसे सपा खुश कर पाएगी और किसे नाराज, ये देखना होगा। इसी तरह दारा सिंह चौहान ने 2017 में मऊ की मधुबन विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के अमरेश चंद को करीब 29,000 वोटों से हराया था। दारा सिंह चौहान ने बीजेपी अब छोड़ दी है और समाजवादी पार्टी का साथ देने का फैसला लिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी उनका साथ किस सीट पर देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वैसे यूपी विधान परिषद की करीब 36 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में अखिलेश यादव कुछ नेताओं को विधान परिषद में भी भेज सकते हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की 10 मार्च को सरकार बन जाती है तो वो कई नेताओं को और उनकी नाराजगी को बोर्ड के अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा देकर भी दूर कर सकते हैं। लेकिन यह अगर मगर तभी होगा जब समाजवादी पार्टी वाकई बीजेपी का सुपड़ा साफ कर पाएगी। उससे पहले चुनावों के इस खेल में बहुत से ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। बीजेपी के अभी बचे विकेट गिरते हैं या फिर मैदान में डटे रहते हैं, या अखिलेश यादव अपने नए फॉर्मूले के साथ बीजेपी की बाजी पलट सकते हैं, ये सब 10 मार्च को पता चलेगा। खैर, शायर जफर इकबाल ने ठीक ही फरमाया है कि मैं बिखर जाऊंगा जंजीर की कड़ियों की तरह, मैं बिखर जाऊंगा जंजीर की कड़ियों की तरह, और रह जाएगी इस दश्त में झंकार मेरी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।